अकादमी के पास ही एक दिव्य तत्व कक्ष था। ये कक्ष बहुत बड़ा नहीं था, इसका क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग मीटर ही था। मास्टर की साधना के मार्ग पर दिव्य तत्व ही शक्ति की कुंजी होता है। कक्षा समाप्त होते ही उत्साहित किशोर उस कक्ष की ओर दौड़ पड़े। पंक्ति बनाओ, एक एक करके भीतर जाओ, पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा। युवक एक एक करके भीतर गए और बाहर निकले। अंततः शिवा की बारी आई। कक्ष रहस्यमय था। चारों दीवारें अलग अलग आकार के चौकोर खांचों से भरी हुई थीं। हर खांचे के भीतर पात्र रखे थे। पत्थर की हौदियां, जेट की थालियां, घास के पिंजरे, मिट्टी की भट्टियां और हर एक में भिन्न दिव्य तत्व रखा हुआ था। कुछ शांत थे, कुछ चहचहाते थे, कुछ सरसराते थे। सभी ध्वनियां मिलकर जीवन की एक विचित्र संगति बना रही थीं। दिव्य तत्व भी मास्टर्स की तरह 9 बड़े स्तरों में बटे होते हैं। यहां मौजूद सभी रैंक 1 हैं। शिवा ने शांत मन से सोचा। सामान्यतः रैंक 1 मास्टर्स केवल रैंक 1 दिव्य तत्व ही उपयोग कर सकते थे। उससे ऊंचे स्तर के दिव्य तत्व के लिए भारी मूल्य और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। उन्हें पोषित करना भी अत्यंत महंगा पड़ता था। इसलिए नवांगतुक हमेशा सबसे पहले एक रैंक 1 दिव्य तत्व ही परिष्कृत करते थे। पहला परिष्कृत किया गया दिव्य तत्व ही जीवन तत्व बनता था, जो जीवन से जुड़ जाता था। यदि वो नष्ट हो जाए तो मास्टर को गंभीर प्रतिघात झेलना पड़ता। असल में मैं फ्लावर वाइन मंक का मदिरा दिव्य तत्व चाहता था, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुरक्षित रहने के लिए पहले चंद्रकिरण दिव्य तत्व ही चुन लेता हूं। शिवा ने मन ही मन आह भरी। दीवार के साथ साथ चांदी की थालियां सजी थीं। हर थाली में एक क्रिस्टल जैसी अर्धचंद्राकार दिव्य तत्व रखा था, जो चांदनी की तरह हल्की नीली आभा बिखेर रहा था। ये चंद्रकिरण दिव्य तत्व था, रुद्र कबीले की विशेष पहचान। ये स्वयं कबीले का प्रतीक था। क्योंकि सभी रैंक 1 थे, इसलिए उनमें अधिक अंतर नहीं था। शिवा ने यूं ही एक उठा लिया। वो कागज जितना हल्का था और उसकी हथेली में ठंडक दे रहा था। एक बार जांचने के बाद उसने उसे जेब में रखा और बाहर निकल गया। अन्य लोग तुरंत घर जाकर उसे परिष्कृत करने की जल्दी में थे, लेकिन शिवा को कोई जल्दीबाजी नहीं थी। उसका मन अब भी मदिरा दिव्य तत्व पर अटका हुआ था। चंद्रकिरण की तुलना में वो कहीं अधिक उपयोगी था। कक्ष से निकलते ही वो सीधे सराय की ओर गया। दुकानदार, पुरानी शराब के 2 मटके। उसने अपने बचे हुए प्राइमल स्टोन्स काउंटर पर रख दिए। इन दिनों वो हर रात शराब खरीद रहा था। गांव की बाहरी सीमा में भटक रहा था, इस आशा में कि उसकी गंध मदिरा दिव्य तत्व को आकर्षित कर ले। दुकानदार ने लालच भरी मुस्कान के साथ पत्थर समेट लिए। प्राइमल स्टोन्स मुद्रा भी थे और साधना के संसाधन भी। उनसे सीधे आदिम ऊर्जा निकाली जा सकती थी, लेकिन शिवा ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल मेरे पास एक भी पत्थर नहीं बचेगा। उसकी भौएं हल्के से सिकुड़ गईं। क्या मुझे सचमुच चंद्रकिरण दिव्य तत्व ही परिष्कृत करना पड़ेगा? उसी समय उसे पीछे से आवाज आई। बड़े भाई। वो राघव था। चाचा और चाची आपसे मिलना चाहते हैं। शिवा रुका और मुड़कर देखा। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। हवा का एक झोंका गुजरा। सिर्फ 1 महीना बीता था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। बड़ा भाई बादलों से गिर चुका था। छोटा भाई नए तारे की तरह उभर आया था। राघव अब प्रशंसा, ईर्ष्या और ध्यान का स्वाद चख रहा था। ये सुखद था, फिर भी असहज। उसने शिवा की शांत मुद्रा की नकल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसका चेहरा अभी भी आसानी से लाल हो जाता था। उधर लोग शिवा के बारे में फुसफुसा रहे थे। शराब पीना, कक्षा छोड़ना, सोते रहना। पहले राघव को ये सुनकर झटका लगा। फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी खुशी जन्म लेने लगी। भाई का पतन उसके अपने उत्थान का प्रमाण था। वो इसे स्वीकार करने से घृणा करता था, लेकिन ये भावना मौजूद थी। शिवा को शराब के मटके पकड़े बिखरे बालों के साथ देखते हुए राघव बोला, बड़े भाई, शराब पीना बंद करो। ऐसे नहीं चल सकता। लोग आपके लिए चिंतित हैं। होश में आइए। शिवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। राघव की आंखें तेज और चमकदार थीं। शिवा की आंखें गहरी और स्थिर थीं, मानो कोई आदि प्राचीन झील। वे आंखें राघव पर दबाव डाल रही थीं। उसने अनजाने में नजर फेर ली। उसके भीतर क्रोध उमड़ आया। वो अपने भाई की आंखों में सीधे क्यों नहीं देख पा रहा था? उसने जबरदस्ती फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन शिवा पहले ही मुड़ चुका था। दोनों हाथों में मटके थामे वो आगे बढ़ गया। वहां क्या खड़े हो, चलो, उसने सपाट स्वर में कहा। राघव जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। इस बार उसका सिर झुका हुआ नहीं था। वो धूप में चल रहा था, सीधे अपने बड़े भाई की परछाई पर कदम रखते हुए। सूर्यास्त ने क्षितिज पर लाल आभा बिछेर दी थी। आकाश अभी भी उजला था, फिर भी सब कुछ मानो धूसर परत से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। खिड़की के बाहर दूर स्थित पहाड़ धीरे धीरे गहरे काले साये में बदल रहे थे। बैठक कक्ष में प्रकाश मंद था। चाची और चाचा ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरे छाया में छिपे हुए थे। उनके भाव स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे थे।
जब उन्होंने शिवा को शराब के 2 मटके उठाए देखा तो उसके चाचा देवराज नाथ की भौहें सिकड़ कर रह गईं। पल भर में तुम दोनों 15 वर्ष के हो गए हो। चूंकि तुम दोनों ने मास्टर की प्रतिभा जागृत कर ली है, विशेषकर राघव ने, तुम्हारी चाची और मुझे गर्व है। मैं तुम दोनों को 6-6 प्राइमल स्टोन्स दूंगा। दिव्य तत्व को परिष्कृत करने में बहुत सी आदिम ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए तुम्हें इनकी आवश्यकता होगी। सेवकों ने दोनों को छोटे थैले थमा दिए। शिवा ने अपना थैला चुपचाप ले लिया। राघव ने अपना थैला खोला और भीतर रखे 6 अंडाकार धूसर सफेद प्राइमल स्टोन्स देखे। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा। धन्यवाद चाची और चाचा, आपके भतीजे को वास्तव में इन पत्थरों की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी ऊर्जा पुनः भर सकूं। आपकी कृपा सदा मेरे हृदय में अंकित रहेगी। चाचा ने संतोष से सिर हिलाया। चाची ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम दोनों को अपने ही बच्चों की तरह पाला है। काश तुम सच में हमारे बेटे बन जाते। उसके शब्दों में छिपा हुआ अर्थ था। शिवा की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। चाचा ने आगे कहा, हमने तुम दोनों को गोद लेने के विषय में चर्चा की है। राघव, क्या तुम तैयार हो? राघव का चेहरा खिल उठा। मैं हमेशा से एक परिवार की कामना करता रहा हूं। मैं तैयार हूं। तो तुम हमें चाचा और चाची कहना बंद करो। पिता, माता। वे प्रसन्नता से हंस पड़े। फिर चाचा ने शिवा की ओर देखा। और तुम? शिवा ने चुपचाप सिर हिला दिया। यदि तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो चाचा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे सहारे के रूप में 200 प्राइमल स्टोन्स तैयार रखे हैं। 200? राघव चौंक गया। लेकिन शिवा ने फिर भी इनकार कर दिया। यदि और कुछ नहीं है तो मैं विदा चाहता हूं। वो शराब के मटके उठाए बाहर चला गया। उसके जाते ही चाचा की आवाज ठंडी हो गई। लगता है इस बदतमीज ने हमें समझ लिया है। रूद्र कबीले के नियमों के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र 16 वर्ष की आयु में पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता था। शिवा के माता पिता ने एक विशाल विरासत छोड़ी थी, जो 200 पत्थरों से कहीं अधिक थी। यदि हम उसे उससे पहले निकाल दें तो वो विरासत खो देगा। चाचा ने बुदबुदाया। कैसे? चाची ने बेचैनी से पूछा। चाचा ने उपहासपूर्ण हंसी हंसी। यदि वो स्वयं गलती नहीं करेगा तो हम उसे फंसाएंगे। मीरा को शिवा को रिझाने दो और उस पर आरोप लगवाओ। हम उसे नशे में पकड़ेंगे और फिर उसे बाहर निकाल देंगे। चाची की आंखें चमक उठीं। कितनी चतुर योजना है। इधर राघव को एक नए कक्ष में ले जाया गया। युवा स्वामी राघव, ये कक्ष स्वयं स्वामी ने आपके लिए तैयार करवाया है। माए शांति ने आदरपूर्वक कहा, हल्का सा झुकते हुए। वह कक्ष अत्यंत आलीशान था। उसके पुराने कक्ष से दुगना बड़ा, मुलायम कालीनों, बड़े बिस्तर और उत्कृष्ट मेज के साथ। राघव की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद माए शांति। माए शांति ने स्नेह से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा कर्तव्य है। आप केवल साधना पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हमें सौंप दीजिए। वह पूरे घर की प्रबंधिका थी, जिस पर चाची और चाचा का गहरा विश्वास था। उसकी बेटी मीरा पहले शिवा की सेवा करती थी। राघव का हृदय कृतज्ञता से भर गया। इस बार मुझे अवश्य ही प्रथम बनना है। उधर बाहर काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था। ठंडी पहाड़ी हवाएं चल रही थीं। शिवा शराब के मटके उठाए अकेला गलियों से गुजर रहा था। वो मन ही मन उपहास कर रहा था। चाची और चाचा अवश्य ही मुझे बाहर निकालने की साजिश कर रहे होंगे। इस संसार में नातेदारी का कोई मूल्य नहीं था, केवल स्वार्थ। न प्रतिभा के सहारे न किसी समर्थन के, उसे केवल स्वयं पर निर्भर रहना था। उसके माता पिता की विरासत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो उसे फिर से नहीं खो सकता था। लेकिन 16 वर्ष की आयु तक वो उसे छू भी नहीं सकता था। इसलिए केवल एक ही शॉर्टकट बचा था, फ्लावर वाइन मंक की विरासत। वो रुद्रगढ़ से बाहर अंधकार में चला गया। उसके पीछे अनगिनत घरों से गर्म रोशनियां चमक रही थीं। उनमें से एक घर के भीतर राघव उज्ज्वल प्रकाश में अध्ययन कर रहा था। युवा स्वामी राघव, गर्म पानी के स्नान तैयार है। बाहर से मीरा की कोमल आवाज आई। भय आदरपूर्वक झुकी, उसकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी।